नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास बुलेटिन में। मैं हूं ताबिश हुसैन। यहां पर बात हम सबसे पहले ऐसे मामले की करेंगे जिसने पूरी दुनिया में एक तरह से चिंता पैदा कर दी है। अमेरिका के वेनेजुएला में दखल के बाद से सवाल एक बड़ा खड़ा हो गया है कि एक और युद्ध का मोर्चा क्या दुनिया में खुलने जा रहा है। अमेरिका और वेनेजुएला में तनाव बढ़ गया है। वेनेजुएला के रक्षा मंत्री का सरेंडर से इनकार हो गया है। यहाँ पर रक्षा मंत्री ये बोले हैं कि जीत हमारी होगी। वेनेजुएला ने यूएन सुरक्षा परिषद की तुरंत बैठक बुलाने की मांग कर दी है। आपको बता दें कि अमेरिका के साथ तनाव के बीच वेनेजुएला की राजधानी कराकस में 7 जोरदार धमाके सुने गए। बीती रात धमाकों की आवाज सुनते ही शहर के अलग अलग इलाकों में लोग घबराकर सड़कों पर निकल आए। चारों ओर दहशत का माहौल देखने को मिला। वेनेजुएला ने 5 अमेरिकी नागरिकों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अमेरिका ने एक्शन लेने की बात यहां पर कही। लेकिन इस तनाव की जो कहानी है वो काफी वक्त से चली आ रही है। अमेरिका वेनेजुएला पर सरकार में अनियमितताओं को लेकर आरोप लगाता रहा है, ड्रग को लेकर आरोप लगाता रहा है, और ऐसे में यह तनाव इस हद तक पहुंच गया है कि काराकास में धमाके सुने गए और दावा किया जा रहा है कि वहां के राष्ट्रपति निकोलस को देश से बाहर ले जाया गया है, निकोलस और उनकी पत्नी को, और इसकी वजह से तनाव अब बहुत बढ़ता हुआ यहां पर दिख रहा है। ऐसे में यह बड़ा सवाल है कि क्या एक और युद्ध के मुहाने पे दुनिया यहां पर खड़ी हो गई है। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, जिससे आपको समझ में आएगा कि इन दिनों अमेरिका और वेनेजुएला के बीच क्या चल रहा है। अमेरिका अटैक करता है उन जहाजों पर जिन पर शक है कि वो ड्रग की तस्करी करते हैं। उसके बाद फिर बमबारी वेनेजुएला के कराकास में सुनी जाती है और खबर यह आती है कि मदुरे को देश से बाहर ले जाया गया। अमेरिका का वेनेजुएला पर हमला। अमेरिकी विमानों ने गिराए बम। शुरू हुआ नया युद्ध। जो तनातनी कई दिनों से चल रही थी वो अब जंग में बदल गई है। वेनेजुएला की राजधानी कराकस पर अमेरिका का जोरदार हमला हुआ। फाइटर प्लेन से बम गिराए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कम से कम 7 जगहों पर हमले किए गए हैं। काराकस में कई विमानों को कम ऊंचाई पर उड़ते देखा गया। जैसे ही विस्फोट हुआ, लोग अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए। राजधानी काराकस के साथ मिरांडा, अरगुआ और लागुएरा में भी हमला हुआ। यह हमला स्थानीय समय के मुताबिक शनिवार सुबह करीब 2 बजे हुआ। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने अमेरिकी वायुसेना के हमले से प्रभावित ठिकानों की सूची प्रकाशित की है। इस सूची में सैन्य और सरकारी सुविधाओं के साथ साथ देश के पूर्व राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज का मेमोरियल भी शामिल है। जहां हमले हुए उनमें मुख्य जगह हैं फोर्ट ट्यूना, काराकस का मेन मिलिट्री बेस, ला कार्लोटा, काराकस का मेन एयरबेस, एल वॉल्कान मेन रडार स्टेशन, ला गुएरा पोर्ट, वेनेजुएला का प्रमुख बंदरगाह, इग्वेरोटे एयरपोर्ट, मिरांडा राज्य का हवाई अड्डा। इस हमले की पुष्टि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया, संयुक्त राज्य अमेरिका ने वेनेजुएला और उसके नेता राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर सफल हमला किया है। मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़कर देश से बाहर ले जाया गया है। ट्रंप ने यह भी बता दिया है कि राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को भी पकड़कर देश के बाहर ले जाया गया है। यह अपने आप में बेहद हैरान करने वाली बात है, क्योंकि आधुनिक समय में शायद ही कभी ऐसा देखा गया हो कि किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को कोई दूसरा देश इस तरह ले जाए। इससे पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने देश में नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी थी। वहीं अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए वेनेजुएला की यात्रा नहीं करने की एडवाइजरी जारी की है। वेनेजुएला में रहने वाले सभी अमेरिकियों को वहां से निकलने की सलाह दी है। अमेरिका वेनेजुएला में तनातनी। अमेरिका ने यह हमला ऐसे समय में किया है जब दोनों देशों के बीच टकराव बढ़ा हुआ है। अमेरिका ने वेनेजुएला के पास समुद्र में सैनिक, विमान और युद्ध पोत तैनात कर रखे हैं। बीते 4 महीने में अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के करीब 35 नावों पर हमले किए हैं। इनमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। अमेरिका का दावा है कि उन नावों के जरिए ड्रग्स तस्करी हो रही थी, लेकिन माना यह जा रहा है कि पूरा मामला वेनेजुएला के तेल के भंडार से जुड़ा है और ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। पहले उन्होंने ये ड्रग रिजीम करके उनको घोषित किया, टेररिस्ट रेजिम करके घोषित किया, और अभी ये चल के उन्होंने एक हमला कर दिया है, डायरेक्ट हमला कर दिया है। तो इसे देखते हुए हमें शक लग रहा है कि एक लंबी लड़ाई चलेगी। ट्रम्प का लोभ जो
ऑयल के लिए है, एनर्जी सोर्सेज के लिए है, मिनरल सोर्सेज के लिए है, जिसमें वेनेजुएला में बहुत बड़े बड़े भंडार हैं, उसका रियल मोटिवेशन है जिसके लिए ट्रंप ने यहाँ अटैक किया है, क्योंकि और तो कोई रीजन लगता नहीं। वेनेजुएला लगातार कहता रहा है कि अमेरिका वहां तख्ता पलट करवाकर अपनी पिट्ठू सरकार बनवाना चाहता है। हमले के बाद वेनेजुएला ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तत्काल बैठक बुलाने की मांग की है। वहीं वेनेजुएला पर हमले के बाद पूरी दुनिया अलर्ट पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो देखा आपने, कई सारी वजहें हैं, कई सारे सवाल हैं जो इन ताज़ा हालातों के बाद अब हवा में तैर रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें जरा आप देखिए किस तरह से हमला यहाँ पर हुआ है। ये तस्वीरें हेलीकॉप्टर से जो हमला हुआ उसकी हैं, उस वक्त की हैं जब ये हमला यहाँ पर किया जा रहा था। आप देख सकते हैं कि कितने हेलीकॉप्टर के साथ यहाँ पर ये हमला किया गया है। नंबर आप देख रहे हैं, हेलीकॉप्टर की जो संख्या थी वो करीब 10 के आसपास थी। इससे भी ज़्यादा ये तादाद हो सकती है जिससे यहाँ पर हमला किया गया है। धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं और ये धमाके इतने ज़ोरदार थे कि लोग वहाँ पर दहल गए। तो वेनेजुएला का कराकास शहर, जहाँ पर रात के वक्त इन हमलों से शहर की नींद जो है वो खुली है और एक और नए युद्ध के मुहाने पर ये दोनों देश अब यहाँ पर सामने खड़े हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को दूसरी जगह पर ले जाया गया है, ये जानकारी निकल कर आ रही है। यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस में इस मामले को ले जाने की चर्चाएं चल रही हैं। जो वहाँ के रक्षा मंत्री हैं वेनेजुएला के, वो सीधे सीधे आमने सामने की लड़ाई के मुद्रा में नजर आ रहे हैं और सीधे चुनौती की हालत में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अमेरिका के सामने झुकने की लिए तैयार यहाँ पर वेनेजुएला नहीं लग रहा है कहीं से भी। अब एक और बड़ा अपडेट आपको दे दें, वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति कि ट्रंप से मांग है कि मदुरै और उनकी पत्नी के बारे में यूएस बताए। उपराष्ट्रपति यहां पर अब मांग कर रहे हैं कि वो बताएं कि कहां पर ले जाया गया है मदुरै को, निकोलस मदुरै जो कि राष्ट्रपति हैं वेनेजुएला के, और उनकी पत्नी को। तो ये बड़े अपडेट है निकल कर सामने आ रहे हैं। उपराष्ट्रपति अब चाहते हैं कि अमेरिका इसके बारे में जानकारी दे और जिस तरह का एक्शन अमेरिका ने यहां पर लिया है उसके बाद हालात बहुत चिंताजनक हैं और तनाव बढ़ता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। गजाली हमारे साथ जुड़े हैं। गजाली, कितना नुकसान इस हमले से हुआ, कहां पर हैं निकोलस मदुरै, अमेरिका की तरफ से क्या इस पर कहा जा रहा है? जी देखिए, अभी तक जो है जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं मदुरै, उनके बारे में यही बार बार अमेरिका रिपीट कर रहा है कि वो उनकी सरकार जो है लेजिटिमेट सरकार नहीं थी। वो टेररिस्ट और ड्रग्स को प्रमोट कर रहे थे। यूएस के बॉर्डर के अंदर, सीमा के अंदर वो स्मगलिंग का एक रूट उन्होंने बनाया हुआ था और इन तरह के आरोपों को अमेरिका लगातार, और ख़ुद अमेरिका के राष्ट्रपति लगातार इसको पिछले कुछ महीनों से कह रहे थे। और आखिरी जो चेतावनी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल जैसे पोस्ट पे की थी, उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति बहुत आक्रामक रूप में मेरी बातों का जवाब दे रहे हैं, तो शायद ये आखिरी बार ऐसा करने की सोच रहे होंगे। और उसके बाद अचानक रातों रात ये हमला हो जाता है। इसका जो आप कह रहे हैं कि अभी अमेरिका वेनेजुएला के राष्ट्रपति कहाँ हैं, उनकी पत्नी कहाँ है, इसके बारे में आधिकारिक जानकारी कहीं नहीं दी गई है। हालांकि यूएस की तरफ से यही कहा जा रहा है कि उनको वेनेजुएला से बाहर निकाल लिया गया है। या अच्छा गजाली, एक और अपडेट दीजिए कि अगर राष्ट्रपति को वहां से ले जाया गया है वेनेजुएला के, तो क्या अमेरिकी फोर्सेस की मौजूदगी वेनेजुएला में अभी भी है? क्योंकि बगैर राष्ट्रपति के वो देश इस वक्त यहाँ पर एक अलग तरह की स्थिति में है। नेवी सील के लोगों ने ये ऑपरेशन को अंजाम दिया है, जिसका खास मकसद ही यही था कि न सिर्फ वेनेजुएला के राष्ट्रपति बल्कि उनके साथ उच्च सैन्य अधिकारी, जिनको अमेरिका समझता है कि वो ड्रग्स और नार्को टेरर फैला रहे हैं अमेरिका की सीमा में, उन पर भी हमला किया गया है। फिलहाल वहां पर कितने लोगों की मौत हुई है, या यूएस के नेवी सील्स या दूसरे जो सैन्य अधिकारी हैं वो यूएस के वेनेजुएला की धरती पर अभी मौजूद है या नहीं, ऐसी सूचना ग्राउंड से नहीं आ रही है। क्योंकि वहां के रक्षा मंत्री ने बाहर आके या उपराष्ट्रपति ने भी बाहर आकर
बयान दिया है। तो ऐसे में समझा जाए कि ये जो पूरा ऑपरेशन था ये खास करके वेनेजुएला के राष्ट्रपति को वहां से अगवा करने के लिए था और उनके आसपास के जो उच्च अधिकारी जो उनके काफी करीबी माने जाते हैं उन पर हमला करने के लिए। गजाली, रक्षा मंत्री की प्रतिक्रिया हमने देखी, वो कह रहे हैं कि जीत हमारी होगी। क्या यहां पर सैन्य तौर पर जवाब देने की तैयारी वेनेजुएला की तरफ से हो रही है इस मामले में? जी, इससे वेनेजुएला की सैन्य ताकत को अगर अमेरिका से कंपेयर करें तो वो बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ सकता है। ऐसे में सबकी निगाहें उन देशों की तरफ भी होंगी जिनके राजनयिक रिश्ते जो है वेनेजुएला के साथ हैं और इस वक्त वो क्या कर रहे हैं, क्या वो भी शांत हैं या वो खुलकर वेनेजुएला के साथ आ रहे हैं। और बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा सवाल है गजाली यहाँ पर, क्योंकि रशिया और चीन खुलकर एक तरह से समर्थन कई बार इस मौके पर जता चुके हैं वेनेजुएला को लेकर, क्योंकि मामला नया नहीं है। इन दोनों देशों के बीच तनाव काफी वक्त से बना हुआ है। सुरेश कुमार गोयल हमारे साथ हैं, पूर्व राजनयिक हैं। सुरेश कुमार जी, इस हालिया अमेरिकी एक्शन को आप किस तरह पहली बात तो देखते हैं? इसको गिरफ्तारी कहेंगे या फिर अंतर्राष्ट्रीय किडनैपिंग करेंगे? और क्या आपको लगता है कि एक और युद्ध यहां पर छिड़ गया है? देखिए, पहले मैं आपके आखिरी सवाल का जवाब दूं। युद्ध तो है ये, लेकिन ये युद्ध अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में रहेगा या आगे बढ़ेगा ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि काफी सारे देश लैटिन अमेरिका में हैं जो कि वेनेजुएला के साथ में हैं। कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने पहले ही कहा है कि ये जो हमला किया गया है इसको ओएस में और यूएन में इसके बारे में बातचीत करनी चाहिए। तो क्लियरली कोलंबिया साथ दे देगा, क्यूबा साथ देगा उसका। तो काफी सारे मुल्क ऐसे हैं लैटिन अमेरिका में जो कि वेनेजुएला के साथ में हैं, लेकिन युद्ध वहां तक बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा कहना बहुत मुश्किल है ये। लेकिन सुरेश जी, एक संक्षिप्त में आप जवाब यहां पर दीजिएगा कि अमेरिका की वेनेजुएला में क्या दिलचस्पी हो सकती है? क्या इसकी वजह वो ऑयल ही है जिसका माना जाता है कि बड़ा भंडारण है वेनेजुएला के पास, या ये आपको लगता है कि ड्रग्स को सफाई के लिए दावा जो ट्रंप यहां पर कर रहे हैं वो एक वजह है? आपके लंबे सवाल का जवाब छोटा सा मैं 2 शब्द में दूंगा कि ड्रग्स का सवाल नहीं है। यहाँ पर 2 चीजें हैं। एक तो ऑयल का भंडार जो है वो चाइना और उसका मेन बायर है। ऑयल के अलावा मदुरो जो है एक ट्रंप के खास दुश्मन या ओपोजिशन की तरह उभर कर सामने आ रहे हैं, सोशलिस्ट हैं। तो एक पर्सनल एनिमिटी जो बात आ जाती है वो भी यहाँ पर। चलिए, तो ये जो आपसी पर्सनल इन दोनों नेताओं के बीच तलखी रही है कि उसकी वजह हो सकती है, और ऑयल एक बड़ी वजह यहाँ पर हो सकती है। बहरहाल स्थिति तनावपूर्ण है। बहुत शुक्रिया सुरेश जी आपका, और गजाली आपका मैसेज छोड़ने के लिए और ताज़ा जानकारी इस पर साझा करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात अपने पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की करते हैं। आप देखिए बांग्लादेश में क्या कुछ हो रहा है। एक और हिंदू की यहाँ पर मौत हो गई है। नफरती हिंसा का शिकार एक और हिंदू हो गया है। 31 दिसंबर की रात खोकोन दास नाम के एक शख्स पर जानलेवा हमला यहाँ पर होता है और फिर उसे आग यहाँ पर लगा दी जाती है। अस्पताल में इलाज के लिए उसको दाखिल करवाया जाता है और वहां से दुखद खबर यह आई कि उसकी जान चली गई है। यानी 2 हफ्ते के अंदर चौथा हिंदू है जिसे वहां पर मार दिया गया। बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या। पहले चाकू से हमला, फिर आग लगाई। अस्पताल में खोकोन दास ने दम तोड़ा। बांग्लादेश में सड़क पर नफरती हत्यारे घूम रहे हैं और उनके निशाने पर हैं वहां रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदू, जिनसे बर्बरता की हदें पार की जा रही हैं। इस हिंसा का शिकार एक और हिंदू हो गया, खोकोन दास। ढाका से करीब 150 किलोमीटर दूर अपने गांव में दवा और मोबाइल बैंकिंग का व्यवसाय चलाने वाले खोकोन दास पर बुधवार रात कट्टरपंथियों ने जानलेवा हमला किया था। खोकोन पर धारदार हथियार से हमला किया गया, फिर उसे जिंदा जलाने की कोशिश की गई। खोकोन तालाब में कूद गया, आग बुझ गई लेकिन वो बुरी तरह झुलस गया। ढाका में इलाज के दौरान 3 जनवरी को उसकी मौत हो गई। ये घटना 31 दिसंबर की रात शरीयतपुर जिले में होती है। इलाज के लिए खोकोन को ढाका लाया जाता है। खोकोन जिंदगी की जंग हार गया। जहां इलाज चल रहा था वहां एनडीटीवी टीम भी पहुंची। उसकी पत्नी ने हमें बताया कि कैसे हमला किया गया। पहले हमारी संवेदनाएं, हम बहुत वेरी सॉरी कि आपके हस्बैंड के साथ ये हुआ। बहुत दुख है कि आपके पति के साथ इस तरह की घटना हुई। वो एक मेडिकल शॉप चलाते हैं। दुकान बंद कर घर की ओर जा रहे थे। एक गली में 3 लोगों ने हमला किया। पहले छुरी से हमला किया, फिर आग लगा दी।
सिर और पेट पर हमले किए। उन्होंने किसी तरह तालाब में कूदकर जान बचाई। घर वालों ने ये भी बताया कि बांग्लादेश में हिंदू खतरे में हैं, उन्हें सुरक्षा चाहिए। हम हिंदू हैं, अच्छे से रहना चाहते हैं, किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है। खोकन दास के घर वालों का डर सही साबित हुआ, उसकी मौत हो गई। बांग्लादेश में जब से हिंसा फैली है तब से ये चौथे हिंदू की मौत है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर कैसे अत्याचार हो रहा है, ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। गोली मारी जा रही है, धारदार हथियारों से हमले हो रहे हैं, जिंदा जलाया जा रहा है, घर जलाए जा रहे हैं। खोकन दास का नाम अब उन हिंदुओं की बढ़ती सूची में जुड़ गया है जिन पर बांग्लादेश में जानलेवा हमले हुए हैं। उनकी मौत हो गई है, लेकिन बांग्लादेश में जो हालात हैं वह जल्दी कुछ सामान्य होता नहीं दिख रहा। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पस्त दिखाई दे रही है और बांग्लादेश हिंसा और नफरत की आग में जल रहा है। ढाका से अंकित त्यागी, एनडीटीवी इंडिया। तो देखा आपने कैसे हालात बांग्लादेश में बने हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिल्ली से खबर हम दिखाते हैं। दिल्ली में क्या हो रहा है? यहाँ पर 30 राउंड फायरिंग की गई एक जगह पर, इससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। जी हाँ, आपने सही सुना, देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर शुक्रवार शाम एक कारोबारी के घर पर फायरिंग की गई। 1, 2 या 10, 20 राउंड नहीं, 30 राउंड गोलियां चलाई गई और एक साथ इतनी गोलीबारी से वहां लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया। जरा सोचिए, आप अपने घर में शांति से बैठे हों और वहां पर बाहर कुछ अनजान बदमाश आए और ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दें तो किस तरह का माहौल वहां पर हो जाएगा। आपके परिवार वाले डर से कांप उठेंगे और ऐसा ही कुछ दिल्ली के रोहिणी में यहां पर हुआ है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आप देखिए। नए साल के दूसरे दिन भी दिल्ली कारोबारी के घर पर 30 राउंड फायरिंग। बाइक सवार बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि पूरे 30 राउंड फायरिंग देश की राजधानी में हुई। राउंड फायरिंग करने में अच्छा खासा वक्त लगता है, यानी इस दौरान तड़तड़ाकर गोलियां चलती रही। आसपास के लोगों ने भी सुना, कई लोगों को तो लगा कि आतिशबाजी हो रही है। ये फायरिंग रोहिणी इलाके में रहने वाले सुरेंद्र गुप्ता नाम के प्रॉपर्टी डीलर के घर पर हुई, जिनको पहले से धमकी मिल रही थी। उनके घर के बाहर किसी और शख्स की गाड़ी खड़ी थी। बदमाशों को लगा कि वो गाड़ी सुरेंद्र की है, इसलिए गाड़ी को निशाना बनाया गया। ये घटना शाम करीब 5:30 बजे के आसपास की है, जब बाइक सवार कुछ बदमाश आते हैं और अचानक गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगते हैं। इस बीच घर में बैठे सुरेंद्र को गोलियों की आवाज भी आती है। जैसे ही वो बाहर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। बाइक सवार बदमाश गाड़ी पर गोलियां बरसा रहे थे। उनमें न किसी तरह की झिझक थी और न ही कानून का कोई डर। पता चला कि यहाँ पे एक बिजनेसमैन है, उनको पहले थ्रेट आया था, जो पहले उन्होंने पुलिस से शेयर नहीं किया था इस घटना के पहले। तो उन्हीं को टारगेट करके उनको डराने के लिए फायरिंग की गई थी और इस मसले में हमने एक्सटॉर्शन का केस दर्ज कर दिया है, एक्सटॉर्शन और फायरिंग का, और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। 3 लोग थे। पुलिस को सड़क पर 25 से ज्यादा खाली खोखे मिले हैं, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया है। वहीं मौके पर एक नीली टोयोटा इनोवा गाड़ी खड़ी थी, जिसके शीशे पर गोलियों के निशान मिले हैं। एनडीटीवी से बात करते हुए विकास अग्रवाल, जिनकी गाड़ी पर गोलियां लगी, उन्होंने बताया कि बदमाशों का असली निशाना कोई और ही था। आपकी गाड़ी पे फायरिंग हुई या फिर किसी और की जो गाड़ी है उस पे फायरिंग? मेरी गाड़ी पे। आपकी गाड़ी पे जो बदमाश लोग फायरिंग करने यहाँ पर आए थे, वो उनका टारगेट आप थे या फिर कोई और था? सुरेंद्र गुप्ता जी। अच्छा, अपर ग्राउंड वाले। अच्छा, उनका टारगेट नहीं था भाई। उनके बाद धमकी आ रही थी, उनको डराना था। उनको पता नहीं था गाड़ी मेरी है, गाड़ी बाई चांस यहाँ खड़ी थी तो गाड़ी पे फायरिंग करता हूँ। अच्छा, कुल कितनी राउंड जो फायरिंग है वो हुई गाड़ी पे? 25 राउंड के आसपास। 25 राउंड के आसपास। गाड़ी पे 10 राउंड हुई, बाकी हवाई फायर हुआ है।
गोली चलाने वाले गुर्गे विदेश में बैठे गैंगस्टर हिमांशु भाऊ से जुड़े हैं। कारोबारी से 3 करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी। पैसे ना देने पर डराने की कोशिश हुई। इस वक्त हम मौजूद हैं रोहिणी के सेक्टर 24 के इलाके में, जहां कल शाम तकरीबन 5:30 बजे के आसपास जो है ताबड़तोड़ गोलियों की बरसात की जाती है। तकरीबन 25 से 30 राउंड जो है वो गोलियां फायर की जाती है, और ये गोली जो है फायर की जाती है उसकी बड़ी वजह जो है वो एक एक्सटॉर्शन का रैकेट बताया जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं जिस घर के बाहर, अगर आप देखें तो यहाँ पर 2nd फ्लोर और 3rd फ्लोर पे जो ओनर रहते हैं इस घर के, वो एक जाने माने इस इलाके के बिजनेसमैन हैं, और उनको तकरीबन पिछले 4-5 रोज से लगातार जो है किसी इंटरनेशनल नंबर से कॉल आ रही थी, और तकरीबन 3 करोड़ के आसपास के एक्सटॉर्शन की जो है वो मांग रखी गई थी। और उन्होंने जब देने से इस तरह के काम को इनकार कर दिया, तो उसके बाद कल शाम तकरीबन 5:30 बजे के आसपास एक बाइक से 3 सवार लोग आते हैं और इस तरफ से आते हैं, ये जो रास्ता है इसी तरफ से आते हैं, और यहाँ पर पहुँचने के बाद ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हैं। यहाँ पर 2 गाड़ियां थी, एक इनोवा कार भी थी जिसको पुलिस ने, रोहिणी पुलिस के सेक्टर 24 की जो पुलिस की टीम है उसने सीज कर लिया है। उस पर सामने से फायरिंग की गई थी। उसके अलावा अगर आप देखें, ये जो पीछे का विंडशील्ड है ये पूरी तरीके से टूट चुका है, इस पर भी गोलियों की जो बौछार है, बरसात है, वो भी की गई। घटना के बाद से ही आसपास के लोगों में डर और दहशत का माहौल है, क्योंकि जिस तरीके से सरेआम दिन दहाड़े पूरी कॉलोनी के बीचों बीच इस वारदात को अंजाम दिया गया है, यहाँ पर लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन एक राहत की बात ये रही कि इस गोलीबारी में कोई भी शख्स घायल नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। तो देखा आपने किस तरह से बेखौफ होकर दिल्ली में ये गोलीबारी की गई है। यहाँ पर एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक के बाद आप देखिए कैसे रैगिंग के राक्षस ने एक लड़की की जान ले ली। अब आपको हम ऐसी खबर बताएंगे जिससे आपके होश उड़ जाएंगे। आपको भी देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स की इन हरकतों को देखकर शर्म आ जाएगी कि आखिर पैसे के लिए ये नामचीन डॉक्टर्स कितना नीचे गिर सकते हैं। किसी इंसान के अंग का सौदा मात्र 10 से 12 लाख रुपए में होता है। गरीबों और जरूरतमंदों की तलाश की जाती है और फिर उनको किडनी बेचने के लिए भारत से कंबोडिया भेजा जाता है। दिल्ली से यह पूरा किडनी का काला धंधा चलाया जा रहा था और इसमें कई राज्यों के एजेंट बाकायदा शामिल किए गए थे। यहां तक कि चीन के डॉक्टर का भी इसमें हाथ सामने आया है। जरा आप भी देखिए कैसे किडनी बेचने का यह गोरख धंधा चल रहा था। देश में फैला अंतर्राष्ट्रीय किडनी रैकेट। दिल्ली में किडनी रैकेट का हाई कमाल। कंबोडिया टू चीन, किडनी रैकेट का सीन। गरीबों की किडनी पर निशाना। का काला कारोबार। देश में एक बहुत बड़ा किडनी रैकेट चल रहा था और शायद चलता भी रहता अगर महाराष्ट्र के चंद्रपुर से एक गरीब किसान अपनी किडनी बेचने कंबोडिया ना गया होता। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इसमें दिल्ली के बड़े डॉक्टर शामिल हैं। डॉक्टर रविंदर पाल सिंह का नाम एक अच्छे सर्जन के नाम पर मशहूर है, लेकिन उनके इस किडनी के काले कारोबार से जुड़े होने की बात सामने आने के बाद मानवता शर्मसार हो चुकी है। जरा सोचिए, आप अपना इलाज कराने एक नामी डॉक्टर के पास जाते हैं, उनको मोटी फीस देते हैं क्योंकि आपको विश्वास है कि ये डॉक्टर अच्छा इलाज करेंगे। लेकिन अगर वही डॉक्टर किसी अंतर्राष्ट्रीय किडनी रैकेट में शामिल हो तो क्या आप दोबारा किसी डॉक्टर पर भरोसा कर पाएंगे? ये सवाल आपके मन में उठेगा कि आखिर इतना नामचीन और मशहूर डॉक्टर ऐसा क्यों कर रहा है, और शायद इसका जवाब भी आपको पता हो, पैसों के लिए। सिर्फ दिल्ली के डॉक्टर रविंदर पाल सिंह ही नहीं, बल्कि तमिलनाडु के त्रिची स्थित स्टार किम्स अस्पताल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर राजरत्नम गोविंदा स्वामी का भी नाम सामने आया है, जो फिलहाल फरार हैं और उनकी तलाश जारी है।
इतना बड़ा नेक्सस आखिर कैसे काम करता था और इसका खुलासा कैसे हुआ, आपको विस्तार से समझाते हैं। भारत से कंबोडिया तक फैला है ये किडनी रैकेट। महाराष्ट्र के चंद्रपुर से पूरे खेल का खुलासा हुआ। रोशन कुडे नाम के एक किसान ने 1 लाख का कर्ज लिया था। अपने इलाके के साहूकारों से खेती के लिए रोशन ने कर्ज लिया, लेकिन साहूकारों के ब्याज से कर्ज 1 लाख से 74 लाख तक पहुंच गया। कर्ज के बोझ और साहूकारों से रोशन परेशान हो गया था, जिसके बाद रोशन अपनी किडनी बेचने को मजबूर हो गया। मल्लेश नाम के शख्स ने रोशन को कंबोडिया भेजा। कंबोडिया में रोशन कुडे की किडनी निकाली गई। किडनी के बदले में रोशन को 8 लाख रुपए मिले। मामले का खुलासा हुआ तो जांच आगे बढ़ी। कंबोडिया और चीन से रैकेट का कनेक्शन निकला। जांच में एक चीनी सर्जन डॉक्टर चियांग का नाम सामने आया है, जो कंबोडिया में बैठकर इस रैकेट को चला रहा था। बिहार, दिल्ली, कोलकाता, तमिलनाडु, कंबोडिया तक इसके तार फैले हैं। रैकेट से जुड़े लोग गरीब लोगों को जाल में फंसाते थे। जाल में फंसाने के बाद कंबोडिया के अस्पतालों में सर्जरी की जाती थी। रैकेट में दिल्ली के नामी सर्जन का नाम शामिल है। डॉक्टर रविंदर पाल सिंह किडनी कांड में आरोपी है। तमिलनाडु के डॉक्टर राजरत्नम गोविंदा स्वामी भी इस मामले में आरोपी हैं। घटना के खुलासे के बाद से डॉक्टर राजरत्नम फरार है। स्टार किम्स हॉस्पिटल का एमडी है डॉक्टर राजरत्नम। भारत में कई अवैध ट्रांसप्लांट इन डॉक्टर्स की देखरेख में हुए। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर रविंदर पाल सिंह को प्रति सर्जरी करीब 10 लाख रुपए मिलते थे, जबकि डॉक्टर गोविंदा स्वामी अस्पताल व्यवस्था के लिए 20 लाख रुपए लेते थे। त्रिची के इस अस्पताल में कई अवैध प्रत्यारोपण हुए थे। इसके अलावा सोलापुर के फर्जी डॉक्टर रामकृष्ण संचू उर्फ कृष्णा को और मोहाली के हिमांशु भारद्वाज जैसे एजेंटों को गिरफ्तार किया गया है। ये खुद पहले किडनी बेच चुके थे और बाद में कमीशन के लिए 10-12 लोगों को कंबोडिया भेजते थे। किसान के एक वायरल वीडियो से शुरू हुआ मामला अब अंतर्राष्ट्रीय किडनी रैकेट तक पहुंच गया है। चंद्रपुर पुलिस द्वारा बनाई गई एसआईटी की जांच में ये बात सामने आई है कि इस पूरे रैकेट में हाई प्रोफाइल डॉक्टर्स और एजेंट्स का सबसे बड़ा हाथ है। कुछ आगे बढ़ते हैं और एक और ऐसी खबर के बारे में आपको बताते हैं जो आपको भी सोच में डाल देगी। 19 साल की एक छात्रा के साथ कॉलेज में जो दरिंदगी हुई वो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देगी। यहाँ पर डर किसी के भी मन में बैठा देगी। ये जो मामला है, 2 महीने तक मौत से लड़की इसके बाद लड़ती रही और आखिर जिंदगी की जंग हार गई कर। मरने से पहले उसने अपने ही कॉलेज के छात्रों पर रैगिंग और प्रताड़ना का आरोप लगाया, प्रोफेसर पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। ये खबर आप सबको देखना बहुत जरूरी है। आप भी जरा देखिए इसके बाद किस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। बोतल से मारा था, टच वगैरह करते थे। कहाँ टच करते थे? जिंदगी को जीने वाली, ढेरों सपने देखने वाली ये लड़की अब इस दुनिया में नहीं है। इसकी मौत हो गई है, या ये कहा जाए कि इसका कत्ल हो गया है तो गलत नहीं होगा। जैसा कि सामने आ रहा है, रैगिंग और यौन शोषण का शिकार 19 साल की इस लड़की ने 26 दिसंबर को लुधियाना के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब उसका लुधियाना के अस्पताल में इलाज चल रहा था। उसके आखिरी वीडियो में ये सामने आ रहा है कि कैसे कॉलेज की कुछ छात्राएं उससे अमानवीय व्यवहार कर रही थीं। बोल। पढ़ने नहीं देती थी तेरे को, मारते भी थी तेरे को। बता किससे मारता तेरे को, बता बता जल्दी बता। बताएगी नहीं तो फिर होगा कैसे? बता अभी जो बता, अभी जो बोला वो फिर से बोल। जो बार बार बोलती है तो वो बोल, आप बोल। आप बोल। किससे मारा? बोतल से मारा, डंडे से मारा? बोतल से मारा था एक दीदी ने कॉलेज में ना। ये लड़की बता रही है कि बोतल से मारा था एक दीदी ने, यानी इशारा कॉलेज की ही किसी सीनियर की ओर है। रैगिंग के नाम पर बोतलों और डंडों से मारा गया। ये बात ही हैरान करने वाली है। फिर से सुनिए इस लड़की ने क्या बताया। बोतल से मारा था एक दीदी ने कॉलेज में ना। उससे आगे पूछते हैं और कौन साथ था, तो ये बच्ची एक लड़की का नाम भी लेती है। और साथ उसके साथ में कौन था? और जो मोनिका थी वो भी साथ में थी। मोनिका, हाँ वो भी मिली थी उनके साथ। हाँ। आप इस बच्ची की हालत देख सकते हैं। सोचिए कैसे बेरहमी की गई थी कि ये बोल तक नहीं पा रही। जो वीडियो अपने बनाती थी, नाचती गाती थी, वो अस्पताल में किस अवस्था में पड़ी थी।
ये आगे बताती है कि उसे पढ़ने नहीं देते थे, उसे ताना मारते थे कि तू फेल हो गई है। मेरे को पढ़ने नहीं देती थी। अच्छा। मेरे को पढ़ाने में भी दिक्कत करती थी। क्या बोलती, फेल हो गई है तू? तो फेल तो बोलना सारे होते हैं। तुम लोगों ने ऐसे किया मेरे साथ, तो तुम लोग कौन से आगे बढ़ जाओगे? आरोप है कि लड़की की पिछली 18 सितंबर को रैगिंग हुई थी। रैगिंग क्या कहें, हैवानियत कहना सही होगा। उससे वो इतने तनाव में आ गई कि बुरी तरह बीमार पड़ गई, अपना मानसिक संतुलन खोने लगी। माता पिता ने कई अस्पतालों में उसका इलाज कराया। आखिर में लुधियाना के अस्पताल में दम तोड़ने से पहले उसने वीडियो पर बताया कि सिर्फ रैगिंग ही नहीं, कॉलेज के एक प्रोफेसर ने भी उसका यौन शोषण किया। ये इस घटना का सबसे शर्मनाक पहलू है। मरने से पहले इस बच्ची का आरोप है कि कॉलेज का एक प्रोफेसर उससे बदतमीजी करता था, यौन शोषण तक की बात बताई। सर, हाँ सर। कौन से सर? सर का नाम क्या है? सर का नाम अशोक सर था। अशोक सर। अच्छा, क्या बोला था अशोक सर ने? अशोक सर बहुत ही बुरे सर थे। क्या कहते थे? अशोक सर लाइक, क्या बोला था अशोक सर ने? गुड इवनिंग मैम। पीछे पड़ जाते थे। और क्या पीछे पड़ जाते थे? क्या बोला था तेरे को? मतलब अजीब अजीब हरकतें करते थे। क्या हरकतें करते थे? जैसे कि मतलब मैं कैसे बताऊं, आप बताना। लड़की असहज हो जाती है तो उससे कहा जाता है कि पापा को बाहर भेज दें, तब बता पाओगी। हालांकि वो मना कर देती है और बताती है कि उसके साथ सर क्या करते थे। कैसे बताऊं? पापा को बाहर भेज दूं? पापा को नहीं, पापा को क्यों भेजना? तो फिर कैसे कैसे हरकतें करते थे बता? अजीब सी कैसे? ऐसे मतलब टच वगैरह करते थे। कहाँ टच करते थे? यहाँ वहाँ पे। वहाँ पे कहाँ? यहाँ वहाँ पे। अच्छा, फिर बोलते थे कुछ आपको? हाँ। क्या बोलते थे? बहुत कुछ बोलते। बताना क्या बोलते थे? क्या बताऊं? बता क्या बोलते थे? लड़की ने जो बातें बताई उससे ये साफ है कि कॉलेज में उसकी जिंदगी नर्क बना दी गई थी। लड़की हिमाचल में धर्मशाला के गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ती थी। इस घटना के बाद उसका लुधियाना में इलाज चल रहा था। करीब 2 महीने के बाद 26 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में प्रोफेसर समेत 4 आरोपियों पर FIR दर्ज कर दी है। आरोपी प्रोफेसर अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से इनकार कर रहा है। कॉलेज भी मामले में अपनी सफाई दे रहा है। देखिए, ये हमें जो कंप्लेंट है वो हमें रिसीव हुई थी और उस कंप्लेंट को हमने वेरीफाई करने के बाद FIR रजिस्टर करी है इसमें। और कल इवनिंग में FIR रजिस्टर हुई है। इसमें जो धाराएं लगी हैं वो 115(3), 75 और सेक्शन 3 क्लॉज 5 लगा है BNS का, और रैगिंग एक्ट के तहत भी मामला दर्ज हुआ है। तो जो छात्रा है, अगर उसके साथ कहीं भी ऐसा कोई भेदभाव हुआ हो, जो रैगिंग जिसको आप बोल रहे हैं, छेड़खानी हुई हो, तो वो टीचर्स के साथ पहले जाके कंप्लेंट करता है। तो नॉर्मली जो ऐसा ही होता है, तो ऐसा नहीं हुआ। ना ही उसने टीचर्स के साथ कंप्लेंट की इस बारे में, और ना ही हमें आधिकारिक रूप से ऐसी जो है पूर्व में पहले शुरू में ऐसी कोई सूचना मिली कि इसके साथ कोई रैगिंग हुई। इधर माता पिता अपनी फूल सी बेटी के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। 9 दिन यहाँ रहा हूँ, 9 दिन के बाद मैं सीधा 16 दिन वहाँ रहा हूँ अपना मेडिसिटी महाजन, फिर 9 दिन मैं घर में रहा हूँ। फिर मेरे को लगा कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर यहाँ से उठा के मैं सीधा DMC, यहाँ से DMC गया हूँ। 2:30 बजे मैंने DMC बच्चे को एडमिट कराया। उन्होंने फिर दोबारा वेंटिलेटर में रखा बच्चे। 12-13 दिन हुए बच्चा वेंटिलेटर में रहा। बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को इंसाफ मिले, किसी और बच्चे के साथ कुछ भी ऐसा गलत नहीं। लेकिन सवाल यह है कि रैगिंग का राक्षस कितना खतरनाक है कि वो बच्चों की जान ले रहा है। सवाल ये कि इन सब मामलों में कॉलेज प्रशासन आखिर खामोश क्यों हो जाता है, या फिर लीपापोती करता क्यों नजर आता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बच्ची को क्या मरने के बाद इंसाफ मिल पाएगा। हिमाचल में अनूप कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखा आपने, गंभीर सवाल है कि क्या इस बच्ची को इंसाफ मिल पाएगा। यहाँ पर रैगिंग का मामला सामने आया तो प्रशासन
स्कूल प्रशासन, कॉलेज प्रशासन इस पर चुप क्यों रहता है? अब जानकारी आ रही है कि धर्मशाला स्थित गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में एक स्टूडेंट की मौत के इस गंभीर मामले को देखते हुए यूजीसी ने जांच के आदेश दिए हैं और यूजीसी ने इस घटना की तथ्यों पर आधारित जांच के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है। ये कमेटी पूरे मामले की गहराई से पड़ताल करेगी और इस जांच समिति में देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों और यूजीसी के वरिष्ठ अधिकारी शामिल किए गए हैं। यहां पर एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक के बाद भी देख रहा है इंडिया जारी रहेगा। आप कहीं मत जाएगा, जल्द लौट